हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विविधता की, जो सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो विविधता के बारे में हम जानेंगे। विविधता का साधारण सा मतलब होता है विभिन्न प्रकार का जातीय समूह, विभिन्न प्रकार के पहनावे, विभिन्न प्रकार के खाना, विभिन्न प्रकार का रहन सहन। मतलब कुल मिला के हर चीज़ में अनेक प्रकार डिफरेंट प्रकार के लोग रहते हों। जैसे भारत में विभिन्न प्रजाति के लोग, विभिन्न प्रजाति की वनस्पतियाँ, तो वो वनस्पतियों के लिए विविधता कहलाएगी। यहाँ हम बात करेंगे मानव जाति की विविधता की। तो जैसे पहाड़ी इलाकों में जो घर बनाए जाते हैं वो शंकु के आकार के बनाए जाते हैं, लेकिन मैदानी भागों में उन्हीं घरों को सपाट छत वाली बनाया जाता है। वहीं हम तटीय क्षेत्रों में देखेंगे तो छतों की स्लोप किसी एक साइड दे दी जाती है क्योंकि वहाँ अत्यधिक बारिश होती है। तो ये हो गई उनके घरों की विविधता, रहने के स्थान की विविधता हो गई। उसी प्रकार आप जब राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान के लोग घाघरा और चोली पहनते हैं और एकदम चटकदार रंग, काफ़ी रंगों का मेल होता है। उसी प्रकार आप उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में जाएंगे तो वहाँ साधारण कपड़े पहने जाते हैं। पूर्वोत्तर में जाएंगे आप, वो भी एकदम कलरफुल कपड़े पहनते हैं और जानवरों की सींग वगैरह, मोर पंख वगैरह लगाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके पहनावे में भी विभिन्नता है। इसी प्रकार हम खान पान में भी विभिन्नता देखते हैं। जैसे कि कश्मीर के लोग सरसों के तेल के साथ मछली खाना पसंद करते हैं। उसी प्रकार यदि हम दक्षिण भारत के लोगों की बात करें तो नारियल के तेल के साथ मछली खाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार रहन सहन, खान पान में विभिन्नता है। इसी को बोलते हैं विविधता। तो भारत एक विविधताओं का देश है। ये सिलेबस में इसलिए जोड़ा गया है चूँकि ये CDP के साथ आपके जोड़ के पूछा जाएगा पेडागॉजी के रूप में, इसलिए इसको समझना इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ एक ही वर्ड है कि जहाँ एक से अधिक चीज़ें उपलब्ध हों उसको हम बोलते हैं विविधता। जैसे भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं तो वो धार्मिक विविधता कहलाएगी। तो आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि विविधता का मतलब क्या होता है। इसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया भी गया है। ये जो तीनों डायग्राम दिए गए हैं तो ये तीनों अलग अलग हैं। इस प्रकार ये विविधता को दर्शाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इस पार्ट की थोड़ा। तो यही बताया गया है, ऊपर जो डायग्राम दिए हैं उन्हीं का डिटेल नीचे बताया गया है कि आपकी उम्र के 3 बच्चों के ऊपर चित्र बनाए गए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो। जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम आपका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। तो अब रूप, रंग, खान पान सब में भिन्नता हम आगे देखेंगे भारत की। तो एक कहानी के माध्यम से पाएंगे भारत में विविधता। इम्पोर्टेंट अब यहाँ से शुरू होता है, भारत में विविधता। अब देखेंगे हम भारत की विविधता अपने। भारत विविधताओं का देश है। यह विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में, घोड़ा या ऊँट पर बैठ कर जाते थे या फिर पैदल चलकर। अक्सर वे यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था इसलिए लोग नई जगह पर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ जाते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे कई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर
छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें नई जगह की अपना लेते थे, कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों, खान पान की आदतों में फ़र्क होता है, बल्कि जिस तरह काम वे करेंगे वे ही अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि लद्दाख और केरल के माध्यम से उदाहरण से समझेंगे। तो लद्दाख में कैसी दिनचर्या है और केरल में। लद्दाख को पहले देखते हैं। ये लद्दाख का डायग्राम है, इसका अध्ययन करेंगे। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत सी कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर करते हैं। इसको अंडरलाइन करो। क्वेश्चन आएगा कि पानी के लिए कहाँ के लोग बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं, तो लद्दाख के लोग। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आना शुरू होगा इस एग्जाम्पल से भारत के। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। पश्मीना किस्म की बकरी याद रखना, और पश्मीना शाल किस इलाके की है, तो लद्दाख की है। किससे प्राप्त होती है पश्मीना ऊन, तो बकरी से। पश्मीना नाम की बकरी होती है, उससे प्राप्त होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। तो लद्दाख के लोगों का भोजन क्या है, दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना होता है एवं मांस। ये क्वेश्चन आता है कि ये किनका भोजन है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने जाने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले इस इलाके में पहुँचते थे। आज तिब्बत कहते हैं काफ़िले। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर आते थे। तो लद्दाख का उपयोग पहले किसके लिए, रास्ते के लिए होता था, रास्ते के लिए। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। बौद्ध धर्म किस रास्ते तिब्बत पहुंचा, तो लद्दाख के रास्ते। और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। क्वेश्चन आता है कि केसर सागा क्या है। तिब्बत का एक ग्रंथ है जिसे लद्दाख के लोग और हिंदू मुस्लिम दोनों लोग लद्दाख के गाते हैं। ये तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा है। क्वेश्चन आएगा केसर सागा कहाँ का ग्रंथ है या तिब्बत का ग्रंथ कौन सा है, तो उनमें 4 ऑप्शन देगा जिसमें एक ऑप्शन रहेगा केसर सागा।
तो ये रही लद्दाख की खान पान, रहन सहन। पश्मीना नाम की विशेष प्रकार की ऊन बकरी से प्राप्त की गई, और केसर सागा ग्रंथ वहाँ का। अब आते हैं केरल में। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य, यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। इनमें नाम दे देगा काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि किस क्षेत्र के या किस क्षेत्र की फसलें हैं, तो केरल। ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? संत थॉमस को। ईसा मसीह के धर्मदूत थे। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था, ये पूछा जाता है। तो इब्न बतूता को याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता किसने खोजा? वास्को डी गामा ने। ये क्वेश्चन आता है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना बला कहते हैं। ये याद रखना कि जो जाल हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ये चीना बला। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी, इसको भी याद रखना, चीना चट्टी को। चीना बला और चीना चट्टी, जाल को चीना बला और बर्तन को चीना चट्टी। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। कहाँ के लोग मछली, सब्जी, चावल खाते हैं? केरल के। केरल की जलवायु किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो चावल की जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है और यहाँ के लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। आज केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उन नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब विविधता में एकता देखेंगे तो इससे समझ में आया कि खाने पीने में और रहने में विविधता है। हमने एग्जाम्पल देखा लद्दाख का और केरल का। अब देखेंगे विविधता में भी एकता, अर्थात भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। भारत की विविधता या अनेकता को उसी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि
उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। फिर एक ये कविता दी हुई है नाट्य संगीता की। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, डेट याद रखना। हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जान चली गई, उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की एक खोज किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहन किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? तो नेहरू ने। अनेकता में एकता। राष्ट्रगान की रचना किसने की? तो यहाँ दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है? इस शब्द में तो राष्ट्रगान किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो इस तरह हम देख लिए हैं कि कैसा हमारा देश विविधताओं में एकता है। उम्मीद है कि इस कहानी से आपको समझ में आया होगा। इससे पेडागॉजिक क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पश्मीना ऊन से बनते हैं क्वेश्चन, उसके बाद खाने पीने की सामग्री से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और राष्ट्रगान के रचयिता भारत एक खोज, नेहरू जी की रचना। बस 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। धन्यवाद, बाय।